हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। बच्चा आज हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बारे में बातें करनी है। हमने गॉस लॉ के बारे में सीखना हमने कि क्या होता है गॉस लॉ और कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम अपने आर्टिकल पे आते हैं कि क्या होता है फ्लक्स। उसकी एक एप्लीकेशन 100% श्योर है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आई होती है। ठीक है, तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक आर्टिकल को आज प्रिपेयर करेंगे हम, और उस पे बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसे बोलते हैं ना IIT JEE नीट लेवल पे न्यूमेरिकल करेंगे कल नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, तो देखो बच्चा, अब आप अपनी वीडियोस ऑफ कर सकते हो बच्चा। हाँ जी, मेरे पास आर्टिकल है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। देखियो, फ्लक्स वर्ड का मीनिंग होता है बच्चा टू फ्लो। फ्लक्स वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया कि टू फ्लो, टू फ्लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वैसे तो किसी भी ऑब्जेक्ट से, चार्ज ऑब्जेक्ट से किसी भी साइड से निकल सकती हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, मेरा कॉन्सेप्ट है बच्चा, मैंने कहा है आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं से भी निकल सकती है। ठीक है ना, कहीं से भी निकल सकती है, उनकी डायरेक्शन कुछ भी बन सकती है। इसका मतलब है कि उनके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। दैट्स व्हाई दीज आर नॉन एज स्केलर्स। ठीक है, तो मैं अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले, फिर उसके बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे। मेरा कॉन्सेप्ट है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो बच्चा, इसको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं आपको। देखो, फ्लक्स वर्ड जहां पे भी आता है, मैं कहता हूं कि फ्लक्स वर्ड जहां पे भी आता है उसका मतलब होता है टू फ्लो। ठीक है, टू फ्लो। तो फ्लो किसका, इलेक्ट्रिक वर्ड आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फ्लो क्या कंस्टिट्यूट करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंस्टिट्यूट करता है। मैंने कहा कि ये है एक्चुअल number of field lines penetrating an area element normally. Number of electric field lines, electric field lines penetrating normally an area element. Normally an area element. Area element. ठीक है, एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट। भाई किसी भी एरिया एलिमेंट को कितनी फील्ड लाइन पेनिट्रेट करके बाहर निकल रही हैं, वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंस्टिट्यूट करते हैं बच्चा। मैंने क्या कहा, किसी भी एरिया को पेनिट्रेट करके कितनी फील्ड लाइन बाहर निकल रही है वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंस्टिट्यूट करते हैं। जनरली मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करता हूं किससे, फाई से। नीचे लिखा है मैंने E, इसका मतलब है दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, मैंने इसको लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, और आगे है मेरे पास ए फॉर एरिया, और एरिया के ऊपर मैंने वेक्टर का सिंबल लगाया, तो एरिया की डायरेक्शन क्या चीज होगी। चलो मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास ये एक एरिया एलिमेंट है बच्चा, ठीक है, और मान लीजिए कि आप यहाँ पे बैठे हो ऑब्जर्वर बन के, आप यहाँ पे बैठे हो, ये देखो, ये देखो, ये आपकी मोटी मोटी आंखें, और ये आपकी नाक, और ये देखो बच्चा, आप यहाँ पे बैठे हो। ठीक है, तो जहां पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा होगा उसी की डायरेक्शन में एरिया के किसी भी पॉइंट पे, एरिया जो एलिमेंट है उसके किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉप कर दो। दैट नॉर्मल विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया। ठीक है, इस नॉर्मल का क्या काम होगा, इस नॉर्मल का काम होगा डायरेक्शन ऑफ एरिया हमें रिप्रेजेंट करना। यानी कि दिस इज एन कैप, से एन कैप, दिस इज द नॉर्मल टू एरिया। नॉर्मल टू एरिया का काम होगा एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करके चलना, दिस इज एरिया ए।
अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके साथ एंगल बनाती है थीटा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से इस तरह से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कहा बच्चा, हमने कहा कि मान लीजिए ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है थीटा, तो दिस इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। सो फ्रॉम हियर आई सेड कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है जी, वो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। और डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, आपको याद होगा कि डॉट प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विद कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, विद कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब देखो ई के ऊपर कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये एरिया का मैग्नीट्यूड, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आपको पता है ना बच्चा कि आप यहाँ पे एंगल थीटा को चेंज कर सकते हो, कि अगर आपका थीटा हो जाए 0 डिग्री, थीटा 0 हो जाए तो आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। मतलब जिस डायरेक्शन में एरिया का नॉर्मल है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी चल रहा है, तो फ्लो फिर मैक्सिमम मिलेगा आपको, ठीक है ना। फ्लो मैक्सिमम कितना मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट किसके साथ, एरिया के साथ, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है जी। अगर थीटा, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या बनेगी, ई ए cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो आपका कोई फील्ड लाइन आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है, कोई फील्ड लाइन आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। किसके अलोंग, एरिया के अलोंग। एरिया के अलोंग का क्या मतलब है, एरिया के नॉर्मल के अलोंग, ठीक है जी। इफ थीटा इज 180 डिग्री, 180 का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई ए cos 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया बेटा माइनस ऑफ ई ए, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ये आपकी क्या है बेटा, मिनिमम वैल्यू है फ्लक्स की। यानी कि मैंने 3 वैल्यू देखी हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू देखी है मैंने, एक मिनिमम वैल्यू देखी है मैंने, और एक मैंने 0 वैल्यू देखी है। तो तीनों में एंगल का कॉन्सेप्ट है थीटा, अगर आपका 0 होता है तो मैक्सिमम वैल्यू आती है, ये 0 होता है तो मैक्सिमम, 90 होता है तो आपकी 0, 180 होता है तो मिनिमम। अब देखो बच्चा, अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है। मनप्रीत कौर, बेटा आपका पेन चल रहा है, प्लीज स्टॉप कीजिए उसको। मनप्रीत, मनप्रीत, ठीक है जी। अब देखो बच्चा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ थीटा के बराबर है। अगर आपको यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे बताइए, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप यूनिट लिखते टाइम cos थीटा sin थीटा को तो मेंशन ही नहीं करते, तो आपके पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, और इनटू एरिया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 l1 t-2, एरिया का l2, और डिवाइड बाय चार्ज का क्या होता है, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो a इनटू t। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, m1 l3 t-3, t-3 और a -1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इसकी यूनिट भी यहां से आप लिख सकते हैं। बताइए इसकी यूनिट क्या बनेगी बेटा, फोर्स की यूनिट होती है बेटा न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और चार्ज की होती है कूलम, तो इसकी यूनिट बनी फ्लक्स की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट। अब देखो एक इन्फो मुझे यहाँ से और भी मिलती है, देखो मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों क्यों है, क्योंकि फील्ड लाइंस कहीं से भी निकल सकती है पेनिट्रेट करके, मतलब आपके पास कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है ना बच्चा, तो चारों तरफ से फील्ड लाइन निकलती है, उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हम नहीं लेते होते, ठीक है। भाई आपने मान लीजिए ये एक सोर्स चार्ज लिया, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ये आपके पास एक सोर्स चार्ज है, मान लीजिए यहाँ हमने एक सोर्स चार्ज लिया, तो आप क्या कहोगे, सर इसकी फील्ड लाइन केवल इधर है,
या केवल इधर है, या केवल इधर है, मतलब चारों तरफ हो सकती है ना बेटा। दैट्स व्हाई आई से कि फील्ड की कोई पर्टिकुलर यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होगी, फील्ड की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। दैट्स व्हाई दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये स्केलर क्वांटिटी है इसीलिए तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट आई है किस किस की, इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया की, इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया की। अब देखो बच्चा, मैक्सिमम वैल्यू आपने क्या बोली मेरे को फ्लक्स की, मैक्सिमम वैल्यू बोली आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास किसके इक्वल आया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। और फ्लक्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। यानी कि फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो बहुत सारी जगह पे ये वर्ड भी यूज हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है ना। तो आप इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखें। क्या इतना कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? हाँ जी, मेरे को मैसेज करेंगे सभी बच्चे, क्या इतना कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? फटाफट से मैसेज करो बेटा, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लोगे वैसे ही मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। हाँ जी निधि, ठीक है, अरे बच्चों के तो मैसेज की लाइन ही लग गई, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ा करो बच्चे, ठीक है। अमरवीर, हर्षित और हरकमल, अर्शदीप कौर, अंशु पठानिया, निधि धीमान, हरसिमरन, पलविंदर, जसनूर, महक, प्रियंका, वंशिका, जस्मीन और गुरलीन, मनप्रीत, भवजोत, अंशिका, दविंदर, मनमोहित, सुखलीन, गुरलीन, भारती, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, निशांत परमार, दैट्स गुड, ठीक है। अब बढ़ता हूं बेटा आगे। देखो अब आगे वाला जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं वो है गॉस लॉ, कि हम गॉस लॉ को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे और किस तरह से इस पे बेस होके काम करेंगे कि क्या है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, देखिए गॉस लॉ की स्टेटमेंट कहती है कि मैं किसी क्लोज ज्योमेट्री के लिए, क्लोज ज्योमेट्री या क्लोज सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताता हूं। मेरी बात दोबारा से ध्यान से सुनिए कि गॉस लॉ कहता है कि मैं किसी क्लोज सरफेस के लिए, उसका शेप चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उसका शेप, ये बात जरूरी नहीं है कि उसका शेप स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, कोई जरूरी नहीं है, कहता है क्लोज्ड होना चाहिए बट पूरी तरह से बंद होना चाहिए। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए मैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बताता हूं। कैसे, चलो बात करते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट है जी गॉस लॉ, गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ। देखो बच्चा, इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे मैं साथ साथ इसके न्यूमेरिकल बताता जाऊंगा, एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल मेंशन है वो भी मैं आपको करवाता जाऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले गॉस लॉ की स्टेटमेंट, देखो बेटा गॉस लॉ कहता है कि मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताता हूं। तो ये लीजिए जी फाई ई, दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट एरिया के साथ। अब मैं एरिया ले रहा हूं बच्चा स्मॉल, और मेरे को चाहिए टोटल फ्लक्स, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये कौन सा इंटीग्रेशन है, ये सरफेस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कितने तरह के होते हैं, तीन। एक होता है बेटा लाइन इंटीग्रेशन, ये देखो ये dx या dy या फिर आपका dz, ठीक है, या सिंपली dl भी आ जाता है। ये सारे के सारे लाइन इंटीग्रेशन में आते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग लाइन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सरफेस इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं, डबल इंटीग्रेशन, dx इंटू dy, इसको सरफेस इंटीग्रेशन बोलते हैं। डबल इंटीग्रेशन dy इंटू dz, डबल इंटीग्रेशन dz इंटू dx, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, सरफेस इंटीग्रेशन बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन। देखो ये जरूरी नहीं है कि डबल इंटीग्रेशन लिखा हो, सिंपल भी लिखा हो सकता है, dx इंटू dy क्या हो सकता है, एरिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया एरिया ds, तो ये भी सरफेस इंटीग्रेशन बन सकता है। कई जगह पे यहाँ पे da फॉर एरिया, da आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो ds या da जहां पे दिया हो, ds जहां पे मेंशन हो, ये सरफेस इंटीग्रेशन है। अब वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या होता है, 3 टाइम्स dx इंटू dy इंटू dz। क्या वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऐसे लिखा जाता है, नहीं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन वॉल्यूम dv, तो dv किसके इक्वल है,
dv है dx इंटू dy इंटू dz के इक्वल है। अब देखो बेटा, ये तो इंटीग्रेशन आ गई आपकी वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये सरफेस इंटीग्रेशन, और ये लाइन इंटीग्रेशन आ गई हमारे सामने। अब देखो, अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूं, वो है इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज्ड सरफेस। मान लीजिए मैं सरफेस बिल्कुल क्लोज ले रहा हूं, कैसे कि यहीं पे दिखाता हूं आपको, यहीं पे प्रेजेंटेशन देता हूं उसकी। देखिए, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ऐसे सर्कल कर दिया, ऐसे सर्कल कर दिया। ऐसे सर्कल करने का क्या मतलब है कि मैं सरफेस इंटीग्रेशन किस तरह के सरफेसेस के लिए साथ कर रहा हूं, मैं सरफेस इंटीग्रेशन कर रहा हूं क्लोज सरफेस के लिए। ये है आपकी सरफेस इंटीग्रेशन, मतलब एरिया इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड सरफेसेस। फॉर क्लोज्ड का मतलब होता है पूरी तरह से बंद, क्लोज्ड सरफेसेस, सरफेस इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेसेस, ठीक है ना। और ये क्या कहता है गॉस लॉ, कहता है इन सभी की वैल्यू, जैसे फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds, इंटीग्रेशन हमने क्लोज सरफेस के लिए किया, दैट शुड बी इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज। ये कैसा नेट चार्ज है, ये है नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, inside the surface, inside the surface, inside the surface, net charge inside the surface, this is q net, है ना। तो अब आप इसको सजो के लिखो, इस डेफिनेशन को सजो के लिखो कि गॉस लॉ क्या कहता है। गॉस लॉ कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, through a closed surface is equal to, इसके इक्वल होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज, नेट चार्ज enclosed in that surface, enclosed in that surface, in that surface, that surface, ठीक है भाई। ये आपका कॉन्सेप्ट बन गया जी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई को देख के क्या लगा, दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना, थ्रू ए क्लोज सरफेस, ये क्लोज की निशानी आ गई, थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू नेट, क्यू नेट, नेट चार्ज ये कैसा है, इनसाइड द सरफेस, ये इनसाइड द सरफेस चार्ज। अब देखो बेटा, ये जो लॉ है ये अप्लाई करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि मैं नोट करके लिख रहा हूं यहाँ पे, नोट, नोट कि गॉस लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस ओनली। सबसे पहली बात मैं आपको लिखवाना चाहता हूं कि ये जो लॉ है, लॉ क्या बना है आपका, लॉ बना है बेटा फाई ई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज सरफेस ई डॉट ds, that is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed in that surface, the net charge enclosed in that surface, ठीक है। अब इसके लिए पहली बात क्या है कि applicable for closed surface only, applicable for closed surfaces only, closed surface मतलब surface close होना चाहिए, closed surface only, closed surfaces only, applicable for closed surfaces only, ठीक है ना। अब देखो दूसरी बात आगे, दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए सरफेस क्लोज नहीं है, मान लीजिए आपके पास एक ओपन चार्ज दे रखा है, अगर मान लीजिए आपको दे रखा है एक ओपन चार्ज, ठीक है, ओपन चार्ज, तो उसके लिए एक क्लोज सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, उसके लिए क्लोज्ड सरफेस आपको कंसीडर करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा उसको, जिसको आपने कंसीडर किया है उसका नाम होगा गॉसियन सरफेस, गॉसियन, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन लिख लो बच्चा, गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस होते हैं ये, drawn in such a way, imaginary surface drawn in such a way that these can enclose charged
ऑब्जेक्ट कंप्लीटली, चार्ज ऑब्जेक्ट कंप्लीटली। रिपीट करता हूं एक बार फिर से कि ये इमेजिनरी सरफेस है। गॉसियन सरफेसेस आर imaginary surfaces drawn in such a way that these can enclose charged object completely। अब गॉसियन सरफेस जो आपको मानने होते हैं वो ज्यादातर स्फेरिकल शेप आपको ज्यादातर लेनी है, स्फेरिकल लेने हैं आपको उसको, ठीक है। तो स्फेरिकल लेने का क्या फायदा होगा बेटा? स्फेरिकल लेने का ये फायदा होगा, अभी मान लीजिए आपने ये ले लिया एक स्फीयर, ये देखो ये आपने ले लिया एक स्फीयर, ये ले लिया आपने स्फीयर, और स्फीयर के सेंटर में आपने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना जी। इसके सेंटर में आपने दे दिया एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इसके सेंटर में आपने क्या दिया बच्चा? पॉजिटिव चार्ज दिया इसके सेंटर में, ठीक है। अब देखो इससे जो फील्ड लाइंस जो निकलेंगी वो रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी, मतलब जो फील्ड लाइंस बनेंगी इसकी रेडियली आउटवर्ड बनेंगी इसकी फील्ड लाइन, ठीक है। ये देखो हमने क्या कहा बच्चा कि इसकी जो फील्ड लाइन रहेंगी वो रहेंगी रेडियली आउटवर्ड, ठीक है ना, रेडियली आउटवर्ड रहेंगी उसकी फील्ड लाइंस, ठीक है। अब देखो बेटा कि मान लीजिए आप स्फीयर की बात कर रहे हो, तो स्फीयर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, एरिया एलिमेंट थोड़ी होता है, वॉल्यूम एलिमेंट होता है, तो आपको एरिया मानना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने एरिया मान लिया ये, अब आप कहाँ खड़े होगे? इसके अंदर आके तो खड़े होगे नहीं, आप मान लो कि यहाँ खड़े हो, यहाँ, ठीक है ना, ये आप ऑब्जर्वर के तौर पे खड़े हो, तो आपको जो नॉर्मल ड्रॉप करना पड़ेगा इस सरफेस पे वो ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से नॉर्मल जो ड्रॉ करोगे वो ये होगा। यानी कि सीधी सी बात मैं करता हूं कि यहाँ पे नॉर्मल टू एरिया, नॉर्मल टू एरिया, ठीक है, नॉर्मल टू एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या रहेगी बच्चा? सेम डायरेक्शन रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि स्फेरिकल ज्योमेट्री जब आप लोगे तो जो आपका कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एरिया वेक्टर, वो किसके इक्वल बन जाता है? ई और ds के इक्वल बन जाता है। देखो बेटा अब इसके ऊपर कोई एरो नहीं है, यहाँ पे एरो है ना, तो इसका मतलब ये वेक्टर है, इसके ऊपर कोई एरो नहीं है तो इसका मतलब ये स्केलर है, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है? जब आपका थीटा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना हो? 0 डिग्री हो। कितना हो? 0 डिग्री हो। दूसरा स्फेरिकल के लिए इंटीग्रेशन जब हम करेंगे ds, इसका मतलब क्या है? टोटल सरफेस एरिया, ये s क्या था? स्मॉल सरफेस एरिया, d आगे लग गया तो स्मॉल सरफेस एरिया, इसका इंटीग्रेशन मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब आपका जो गॉसियन सरफेस है ना बेटा, उसके दो फायदे हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा वही होगी जो उसके सरफेस पे नॉर्मल की डायरेक्शन है। दूसरा फायदा ये है कि उसका टोटल सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब एक डिफाइंड वैल्यू है, तो उसका भी हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब देखो तीसरी बात ये एप्लीकेबल है, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिक का मतलब होता है एक समान, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये अप्लाई नहीं होता। चौथी बात है कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ number of field lines for a given charge, एक गिवन चार्ज के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना होगा ये हमें वो इन्फो प्रोवाइड करता है। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखो बच्चा फॉर्मूला क्या था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होना चाहिए? 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। मान लो किसी सरफेस में 1 कूलम का चार्ज प्लस 1 कूलम का चार्ज एनक्लोज है, तो अगर 1 कूलम का चार्ज एनक्लोज है तो phi e कितना होना चाहिए?
1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ गया 1 कूलम, ठीक है। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.13 इंटू 10 की पावर 11। मतलब इसने क्या बताया हमें, कहता है कि 1 कूलम चार्ज से 10 की पावर 11 फील्ड लाइंस बन सकती हैं। 10 की पावर 11 फील्ड लाइंस क्या हो सकती हैं, बन सकती हैं। ये बात इसने हमको बता दी। मेरी बात आप समझ गए कि ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, कि कोई भी चार्ज, कोई भी गिवन चार्ज है, उसकी कितनी फील्ड लाइन बन सकती है, ठीक है जी। पांचवी बात, एनी चार्ज lying outside the closed surface, lying outside the closed surface, the closed surface is cannot be considered, can't be considered under Gauss law, consider under Gauss law, मतलब गॉस लॉ उससे कोई नाता नहीं रखेगा। ये केवल उन्हीं से अच्छे रिलेशन रखेगा जो इसके सरफेस के अंडर आते हैं, जो इसके सरफेस के अंडर नहीं आते ये उनसे डील बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्या आपने ये सारी बातें नोट कर ली? गॉसियन सरफेस की एक बार डेफिनेशन और सुन लो, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं प्लीज नोट कर लो। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू imaginary surface drawn in such a way, imaginary surface drawn in such a way that these can enclose the charged object completely, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो फटाफट से, ठीक है। इसके बाद हम बातें करेंगे आगे, ठीक है। देखो इसने कैसे कहा, पांचवी बात पे हम बातें करेंगे कि जो बाहर लाई करते हैं उनके साथ ये बिल्कुल डील नहीं करता, ठीक है। उस पर मैं आपको एग्जांपल बना के दिखाऊंगा, ठीक है। जो आउटसाइड द गॉसियन सरफेस हैं उनसे ये डील नहीं करेगा, ये बात कैसे कही है इन्होंने, चलो इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो जी, देखो बच्चा, इन्होंने हमें कहा कि जो आउटसाइड लाई करते हैं उनसे डील नहीं करता। मान लीजिए आपके पास ये क्लोज ज्योमेट्री है, मान लीजिए स्फेरिकली मैं ले रहा हूँ, क्लोज ज्योमेट्री है, इसमें कुछ चार्जेस हैं जो अंदर की तरफ आ रहे हैं। मान लीजिए Q1 है जो अंदर को जा रहा है, डॉट से बाहर को आ रहा है, ठीक है। जहां पे क्रॉस लगा होता है वहां से आप इनवर्ड समझ जाइए, उसकी डायरेक्शन इनवर्ड्स है। जहां डॉट लगा होता है उससे मतलब आप समझ जाइए आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स है, ठीक है। और ये मान लीजिए आपके पास Q3 है जी, इनवर्ड है, और बाहर बैठा है एक Q4 बैठा है और एक Q5 बैठा है, ठीक है। तो इसने कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यहाँ फ्लक्स कितना बनेगा, यहाँ जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा 1/ε0 नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, मतलब एनक्लोज होना चाहिए इस सरफेस के अंदर। तो इस सरफेस के अंदर कौन कौन है, Q1 जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, Q2 जिसकी आउटवर्ड है, Q3 जिसकी इनवर्ड है, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब नेट चार्ज आपका यहाँ पे कितना बनेगा, हालांकि नेट चार्ज आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 है ना, बट गॉस लॉ इनसे डील नहीं करेगा, इनसे डील बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये कहेगा कि मैं जानता हूं उन्हीं को जो केवल सरफेस के अंदर बैठे हैं, जो सरफेस के अंदर बैठे हैं, जो सरफेस से बाहर बैठे हैं उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। अब मान लो मैं आपको एक और अच्छा न्यूमेरिकल बना के दिखाता हूँ, देखो कैसे। मान लो कि मैंने आपको कहा कि मेरे पास दो कंसेंट्रिक स्फीयर है, कंसेंट्रिक स्फीयर हैं, एक ये स्फीयर है और दूसरा ये स्फीयर है, ठीक है। तो मैंने ना इस चार्ज, इसके अंदर चार्ज बैठा रखा है Q1 और यहाँ पे एक लेंथ एलिमेंट रखा है, रोड रखी है मान लो जिसकी लेंथ है L, ठीक है। और मैंने इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी देख के इसकी रोड की लैम्डा इज इक्वल टू kx, ठीक है ना, लैम्डा इज इक्वल टू kx, ठीक है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा इज इक्वल टू kx। तो ये आपका है स्फीयर S1
ये है स्फीयर S2। आपसे पूछा गया कि फ्लक्स थ्रू S2 रेशियो फ्लक्स थ्रू S1 क्या होगी, आप हमें बताइए। ठीक है, तो देखिए आप कैसे काम करेंगे। ठीक है, इस सिचुएशन में जब आपको ऐसा न्यूमेरिकल बना के दिया गया, ठीक है, तो देखो सबसे पहले S2 के अंदर देखो कितना चार्ज है, मतलब ये लेंथ है 0 से लेकर L और लैम्डा इज इक्वल टू kx दे रखा है। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज मतलब dq बाय dx, चार्ज पर यूनिट लेंथ हो सकती है ना, तो चार्ज कितना आएगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dx। भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ ना, तो मैंने यही किया है, स्मॉल चार्ज तो स्मॉल लेंथ। ठीक है, तो dq इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dx, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, kx dx दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल, वो आया dq के इक्वल। मेरे को चाहिए q, तो q चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन kx dx। इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट है, d किसके आगे लगा, x के, तो x के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, बाकी टर्म बाहर, तो k इंटीग्रेशन में कौन, x dx, मतलब dx है ना अपने आप में एक छोटी सी क्वांटिटी है, x की पावर यहाँ पे कितनी है 1, और इसकी लेंथ कितनी है 0 से लेकर L तक है बेटा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में पावर क्या होती है, एक ऐड हो जाती है, 1 पहले थी तो एक ऐड हो जाएगी, और जितनी ऐड हुई है वो नीचे चली जाती है, यानी कि ये बन गया आपके पास kx² डिवाइड बाय 2। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर L तक। लिमिट पुट करने का तरीका होता है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर x की जगह पे क्या रखना है L, तो के एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट x की जगह क्या रखना है 0, तो वो 0 ही हो गया। मतलब इस रोड पे चार्ज कितना है, वो है के एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब आप मेरे को बताओ कि आपसे मैंने क्या क्वेश्चन करा है, आपको आपसे मैंने क्वेश्चन करा है कि फ्लक्स S2 में कितना होगा और S1 में कितना होगा, यही क्वेश्चन करा है ना मैंने आपसे। ठीक है ना बच्चा, यही क्वेश्चन किया मैंने आप लोगों से। ठीक है, जो क्वेश्चन किया है उस पर ही चलना है आपने। ठीक है, उसको ही ध्यान में रख के काम करना है आप लोगों ने। ठीक है जी, चलो जी हम काम करते हैं उसी पे। देखो आप क्या देखते हो कि फ्लक्स थ्रू S2, आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट नेट चार्ज, उसके अंदर कितना है, तो S2 के अंदर कितना है, एक तो ये रहा इतना चार्ज, और इसके पास कितना है Q1 चार्ज, इसके अंदर ही है ना वो, तो ये नेट चार्ज आपके पास कितना होगा Q1 प्लस के एल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या 2, और 1 बाय एप्सिलॉन नॉट तो रखना ही है आपने, तो 1 बाय एप्सिलॉन। अब फ्लक्स थ्रू S1 बताओ कितना होगा, S1 के अंदर कितना चार्ज है, इस S1 के अंदर कितना चार्ज है Q1, तो Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा कि इसकी रेशियो बता दो किसके बराबर होगा, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड ही करना है आपने, तो Q1 प्लस के एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा Q1, ये रेशियो आ जाएगी आपके पास फ्लक्स थ्रू S2 टू फ्लक्स थ्रू S1, फ्लक्स थ्रू S2 टू फ्लक्स थ्रू S1। ये इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को, हाँ जी, मैसेज भेजो मेरे को फटाफट से, इतनी बातें समझ में आई, हाँ जी, जल्दी से भेजो बेटा मैसेज फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुरलीन, अंशिका, दविंदर, उससे पे पहले बच्चे थे उनके नाम जा चुके हैं मेरे आगे से, वंशिका, ठीक है, मनमोहित सिंह, सिमरन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मनवीर। अब देखो एक सुपर चीज बताता हूँ आपको, बहुत ही अच्छी चीज होगी, इसी इसी में चल रहा है मेरा आर्टिकल। ठीक है, मैं आगे नहीं गया हूँ, अब नेक्स्ट पॉइंट बनाइए और उस पॉइंट पे बात करिए। देखिए बच्चा, हमने ये बनाया था न्यूमेरिकल, ठीक है, इसको कर देते हैं इरेज। ठीक है, ये लो जी, अपना बोर्ड भी बनाना होता है ना हमें, ठीक है, ये लो जी हमने इसको कर दिया रब। ठीक है, अब देखो बच्चा, अब मेरा आर्टिकल क्या है, मैंने अब एक बात बतानी है आपको कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 होगा। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, ठीक है, तो उसके लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा, इस बात को लिख लें आप लोग। ठीक है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो उसके लिए नेट फील्ड हमेशा 0 होगा, उसके लिए नेट फील्ड हमेशा क्या होगा 0 होगा। जैसे कि मेरे पास ये सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट है,
इसको मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे मैंने अप्लाई किया है। ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन मैं शो कर रहा हूँ आपको, ठीक है। मतलब ये डायरेक्शन है जी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है ना, ठीक है। तो ये डायरेक्शन मैंने आपको दिखा दी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब ये यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मेरा जो आर्टिकल है वो क्या है पता है, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके लिए नेट फ्लक्स हमेशा जीरो होता है, ठीक है जी। ये मेरा आर्टिकल है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो इस सिलेंडर को देखो, ये इसका क्रॉस सेक्शन, इसको मैं मान लेता हूँ सरफेस वन, सरफेस वन। ये इसका फ्लैट वाला सरफेस, फ्लैट वाले सरफेस को मैं मान लेता हूँ सरफेस नंबर सेकंड, सरफेस सेकंड। और ये जी लास्ट कॉर्नर वाला, कॉर्नर वाले को मैं मान लेता हूँ सरफेस नंबर थ्री, सरफेस थर्ड, थर्ड सरफेस में मान लेता हूँ, मान लिया, ठीक है जी। अब देखो बेटा कि एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, देखो सरफेस वन क्रॉस सेक्शन है, आप सिलेंडर सोच के देखो, गोल गोल क्रॉस सेक्शन है। तो मान लीजिए कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर पहले यहाँ बैठा है, ये देखो यहाँ पे बैठा है, ये ऑब्जर्वर है देखो, ठीक है। ये देखो भाई ऑब्जर्वर है, थोड़ा डरावना सा तो है बट है आपका ऑब्जर्वर, ठीक है। ये फ्लैट सरफेस पे बैठेगा ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये देखो ऐसा ऐसा ऑब्जर्वर है। और तीसरा यहाँ पे बैठेगा ऑब्जर्वर, ठीक है। तो जहां ऑब्जर्वर बैठा होता है उसी की डायरेक्शन में हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं तीनों सरफेस के लिए नॉर्मल ड्रॉ करूं तो तीनों सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए नॉर्मल ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन नॉर्मल की, और यहाँ पे नॉर्मल ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में, तो इस सरफेस फ्लैट सरफेस का नॉर्मल यहाँ पे, और इस तीसरे क्रॉस सेक्शन का नॉर्मल यहाँ पे। आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका फर्स्ट सरफेस का नॉर्मल N1 कैप, नॉर्मल आपको एरिया की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ये N2 कैप, ठीक है ना जी, और ये आपका N3 कैप। तो अब आप देखो, आप इसके लिए टोटल फ्लक्स निकाल लो। फ्लक्स क्या चीज होती है जी, फ्लक्स होती है फाई ई इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज सरफेस, क्लोज्ड है मेरा सरफेस पूरा का पूरा, कैसी शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है। इस सिलेंड्रिकल शेप को दो क्रॉस सेक्शन और एक फ्लैट सरफेस में क्या कर लो, ब्रेक कर लो, मतलब ये आपका सरफेस वन, ठीक है, सरफेस वन के लिए ई डॉट ds, ठीक है, और सरफेस सेकंड के लिए ई डॉट ds। देखो अब मैंने गोल गोल नहीं लगाया है यहाँ पे, देखो ये वाला सिंबल मैंने, ये जो था ना, ये जो था ये मैंने यहाँ नहीं लगाया क्योंकि ओपन कर रहा हूँ मैं, अलग अलग सरफेस ले रहा हूँ, सरफेस वन, सरफेस टू, सरफेस थ्री, सरफेस थर्ड, ई डॉट ds। अब आप सरफेस फर्स्ट में देखो ई और ds के बीच एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये वाली है और नॉर्मल की डायरेक्शन आपकी ये वाली है, तो एंगल कितना बना फर्स्ट सरफेस के लिए 180 डिग्री। तो आप डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विद कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। सरफेस वन के लिए तो एंगल है भी 180, सेकंड सरफेस के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है देखो इधर, और ये नॉर्मल, तो एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। तो सेकंड सरफेस के लिए ई और ds के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो दिस इज ई ds cos 90 डिग्री। थर्ड सरफेस के लिए बताओ भाई, थर्ड सरफेस यही डायरेक्शन नॉर्मल की, यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो थर्ड सरफेस के लिए एंगल आपका 0, तो ई ds cos 0 डिग्री, ठीक है ना बेटा। तो आप देखो तीनों में चीजें देखो ध्यान से। मेरे पास एक मैसेज आया, मैं पढ़ लेता हूँ, किसी को डाउट तो ना आ गया हो, ठीक है। 180, 90 एंड 0, तविंदर सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां से cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस eds, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो eds। अब देखो माइनस eds प्लस eds एक दूसरे से कैंसिल हो गए, रिजल्ट क्या बना 0। इसका मतलब है मैं क्या लिखना चाहता था पता है, जब when an object is placed in uniform electric field then net flux for that object is 0।
then net flux for that object is 0. ठीक है, तो ये बात सभी को समझ में आ गई होगी आई थिंक. ठीक है, अब करते हैं इसके कुछ एक एग्जांपल्स. ठीक है, चलो आओ कुछ एग्जांपल्स करते हैं. ठीक है, देखो जी कुछ एग्जांपल्स लेके आता हूं मैं. एग्जांपल्स बेस्ड ऑन गॉस लॉ. ठीक है, अब मेरा आर्टिकल है जी एग्जांपल बेस्ड ऑन गॉस लॉ. गुरलीन बोलो जी, गुरलीन जी एक मिनट. हाँ जी गुरलीन, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अनम्यूट कर सकते हो आप. सर जैसे आपने सर्कल लगाया था इंटीग्रेशन के ऊपर, और बिना सर्कल का इंटीग्रेशन में क्या फर्क होता है, कितना फर्क होता है? जी 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 अभी बताते हैं. जैसे कि ये इंटीग्रेशन है बेटा, ये इंटीग्रेशन है ओपन. ओपन का मतलब है कि आप किसी सरफेस के अंदर बाउंड नहीं हो यहाँ पे. जबकि जब मैं इस तरह की इंटीग्रेशन यूज करता हूं तो इसका मतलब है आप बाउंडेड हो अंडर ए क्लोज्ड सरफेस. मतलब आप उस क्लोज सरफेस के अंडर काम कर रहे हो. इसका मतलब ये है बेटा, ये है इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज्ड सरफेस. ये है बेटा इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड सरफेस, अलोंग क्लोज्ड सरफेस. ये है बच्चा इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज्ड सरफेस. ठीक है, आप मेरी बात समझ गए बेटा? हाँ जी बच्चा, सॉरी थोड़ा वो नेटवर्क एरर आ गए थे हमारे. ठीक है, तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. ठीक है, हाँ जी देखो बेटा, हमने बात करी थी, हम आपको बता रहे थे कि इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो वो दो इंटीग्रेशन हमने आपको दिखाई थी. एक इंटीग्रेशन होती है ऐसी जो बाउंडेड नहीं होती, ये ओपन सरफेसेस के लिए बात होती है सीधी की सीधी. ठीक है, और ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आप क्लोज्ड सरफेस से डील कर रहे हैं, आप क्लोज्ड सरफेसेस के साथ डील कर रहे हैं. ठीक है, इसका फर्क यही होता है बच्चा. ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे. हमारा वो जो हमारी स्क्रीन थी वो तो इरेज हो चुकी है क्योंकि वो बीच में नेटवर्क में थोड़ी एरर आ गई थी इसके कारण. तो अब मैं फिर से वही बात आपके सामने रखूंगा. ठीक है, और देखिए कैसे मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ और उस पर मैं आपको कैसे थोड़े एग्जाम्पल भी देता हूँ उस पर. ठीक है, देखिए जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा. ठीक है, देखिए देखिए हमने जो स्टेटमेंट यूज करी है वो यूज करी है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने लिखा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया दैट इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the net charge enclosed in that area. net charge enclosed in that area ना, यही बात यूज करी है मैंने, बिल्कुल यही बात यूज करी है. अब देखो बच्चा, इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूं. जैसे कि मान लो मैंने हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेरिकल इस तरह का बॉल लिया, इस तरह की शेप ली मैंने, एक कटोरा ले लिया इस तरह का. ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक चार्ज बैठा दिया Q. मैंने कहा कि इसके लिए टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या होगा. तो आप कहोगे सर अभी अभी तो आपने ये थ्योरम बताई है, फाई E मस्ट बी इक्वल टू नेट चार्ज अंदर कितना है Q के इक्वल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट. मैंने कहा कि बच्चा अभी मैंने इस चार्ज को निकाल के सरफेस पे बैठा दिया, यहाँ पे बैठा दिया, इस सरफेस पे Q चार्ज बैठा दिया. तो अब बताइए आप मुझे फ्लक्स कितना होगा. तो आपने कहा सर दूसरा जो पार्ट है उसका ओपन है, आपको ओपन नहीं रखना, आपको क्लोज करना पड़ेगा इसको. तो जब आपने क्लोज किया तो आपका टोटल कितना बना, टोटल बना Q बाय एप्सिलॉन नॉट. लेकिन आपके पास तो केवल हाफ पोर्शन है, तो आपके पास रिजल्टेंट कितना रहेगा, हाफ ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट. यानी कि जब चार्ज मेरा सरफेस पे आगे बैठ जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है. मान लीजिए तीसरा केस मैं आपको बता रहा हूं. तीसरे केस में यही चार्ज मेरा आउटसाइड लाई करता है, यहाँ पे बैठ गया आउटसाइड द क्लोज सरफेस. देखो सरफेस आपको गिवन था, गिवन था, अगर ना गिवन होता तो ठीक है हम कंसीडर कर लेते, लेकिन अब मैं कंसीडर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास गिवन है सरफेस, और उस सरफेस से ये बहुत दूर बैठा है, सरफेस के अंदर नहीं है.
अंदर इसके क्या चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स इस सरफेस के लिए कितना होगा, 0 होगा। ये जो गिवन सरफेस है इसके लिए फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है बेटा। तीसरी बात क्या आती है, मान लीजिए आपके पास एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी जो शेप है वो इस तरह की शेप है, ठीक है, इस तरह की शेप है, और इसके अंदर जो चार्ज बैठा है वो है क्यू चार्ज। तो आपसे फ्लक्स पूछा गया तो आपने क्या कहा, सर वही क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें कितने फेस होते हैं, फेस होते हैं 6। अगर एक सिंगल फेस से पूछा जाए तो 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है बच्चा, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का 1.18, देख लो चाहे चेक कर लो, ये का यही आंसर है उसका। ठीक है। हाँ, अगर कॉर्नर की बात करी जाए तो कॉर्नर पे कितना होगा, 1/8, 8 कोने होते हैं, 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर साइड्स की बात करी जाए तो साइड कितनी होती है, 12, तो 1/12 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये फ्लक्स ड्यू टू सिंगल साइड, फ्लक्स ड्यू टू सिंगल कॉर्नर, फ्लक्स ड्यू टू सिंगल फेस, ये टोटल फ्लक्स जब मेरा चार्ज इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर बच्चा पार्टी। तो मुझे क्लास यहीं पे करनी पड़ेगी स्टॉप, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज का लेक्चर कैसा लगा मेरे को व्हाट्सएप करके बताना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।